सुप्रभात छात्रों। पहलवान की ढोलक पाठ का भाग 2 लेकर आज उपस्थित हुई हूँ। भाग 1 हम पूर्ण कर चुके थे। आशा है कि आप सभी को भाग 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा और साथ में ही आप नोट्स प्रॉपर नोट कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये शिकायत है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, परंतु अगर आप ऑनलाइन जो वीडियोस आपको मिल रही हैं वो नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप ये सोचते हो कि वीडियोस हम ना देखिए और हमें ऐसे ही चैप्टर समझ में आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप प्रॉपर वीडियोस देखिए, देन अपनी क्वेरीज़ को नोट कीजिए और फिर ऑनलाइन सेशन में उसे पूछिए। अगर आप बिना वीडियो देखकर ही ऑनलाइन सेशन में चैप्टर पूछेंगे तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए जितनी भी वीडियोस डेली आ रही हैं किसी भी सब्जेक्ट की, वो प्रॉपर आप देखिए। चैप्टर आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि लुटन पहलवान ने चांद सिंह उर्फ शेर के बच्चे नामक पहलवान से चुनौती स्वीकार कर ली थी और उसे यहाँ तक हरा भी दिया था। और जैसे ही चांद सिंह पहलवान को हराया, लोग चारों तरफ लुटन की तारीफ करने लग गए। कोई उसे महावीर जी कहने लग गया, कोई माँ दुर्गा का भक्त कहने लग गया। ऐसे ऐसे चारों तरफ लुटन पहलवान की जीत का जो गूंज है वो बजने लग गया। परंतु लुटन पहलवान को एकमात्र जो सबल है, जो उत्साह है, जो शक्ति है, वो उसे सिर्फ एक ढोल की थाप से मिली। लुटन को ये महसूस होता था कि ढोल जैसे बज रहा है, वही ढोल उसे दांव पेच लगाने की सलाह दे रहा है और वह ढोल को ही अपना गुरु मानने लग गया। इस तरह से लुटन के विजय होने के साथ साथ ही राजा साहब ने उसे राज दरबार में पहलवान का पद पर आसीन कर दिया और लुटन अब राज दरबार में पहलवान बन गया। और क्या हुआ, पंजाबी पहलवान में जो शेर का बच्चा था वो रोने लग गया। लोग उसके आंसू पोंछने लगे। इस तरह से राजा साहब ने राज दरबार में जैसे ही लुटन पहलवान को पहलवान को राज दरबार का पहलवान बनाया, वैसे ही लुटन की जो कीर्ति है जो दूर दूर तक फैल गई। लुटन रोज़ पौष्टिक भोजन करता, व्यायाम करता और यहाँ तक कि राजा के स्नेह दृष्टि से उसको प्रसिद्धि भी मिल गई। और साथ में ही लुटन पहलवान धीरे धीरे जो एरिया के जितने भी पहलवान थे उनको हराने लग गए। यहाँ तक कि जो काला खां नामक एक पहलवान था जिसे कोई नहीं हरा सकता था, जो कहा जाता था उसके संबंध में कि जैसे काला खां अखाड़े में उतरता था तो सामने वाला जो उसका प्रतिद्वंदी था उसे लकवा मार जाता था, परंतु यहाँ पर लुटन ने उसे भी हरा दिया। ऐसे ही देखते देखते ही लुटन बहुत प्रसिद्ध हो गया। जैसे ही राजमहल में जीवों को पिंजरे में देखते थे, वैसे ही पहलवान लुटन को भी देखने लोग आते थे। लुटन जैसे मेलों में घूमता था तो उसे बहुत प्रोत्साहन मिलता था, राजा भी उससे प्रसन्न थे। और किस तरह से दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करता। यहाँ तक कि अब धीरे धीरे क्या हो गया था, लुटन पहलवान बहुत फेमस हो गया था। और इस तरह से धीरे धीरे अब राजा साहब भी क्या हो गए थे, बूढ़े हो चुके थे और हमेशा प्रसन्न रहते थे। किससे? लुटन पहलवान से। ऐसे ऐसे 15 वर्ष बीत गए। किस तरह से अब दंगल में जो है पहलवान लुटन अपने दोनों पुत्रों के साथ उतरता था। पहलवान की जो सास थी वो पहले मर चुकी थी। मैंने पहले भाग में आपको बताया था कि लुटन पहलवान के जो बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी सास ने उसका भरण पोषण किया था और सास को गांव वाले डराते धमकाते थे, इसलिए लुटन ने पहलवान बनने का निर्णय लिया था। परंतु यहाँ पर आगे चलकर वो इतना प्रसिद्ध पहलवान बन जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। कुछ समय बाद ही लुटन की पत्नी भी मर गई थी, इसलिए दोनों बेटों का भरण पोषण भी लुटन ने किया। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और अच्छी तालीम दी। उन्हें किस तरह से कुश्ती भी सिखाता था और साथ में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता था, जो मॉरल एजुकेशन भी देता था। व्यवहार किसके साथ कैसे करना है वो सारी शिक्षा भी वो देता था। किंतु उस शिक्षा दीक्षा सब किराए पर एक दिन पानी फिर गया, जब क्या हुआ, वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। अब जो राजा साहब थे वह एक दिन वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। अब नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया और राजा साहब की जो समय शिथिलता थी आ गई थी, राजकुमार ने आते ही दूर हो गई। बहुत
बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तन में से चपेटा घात में पहलवान भी पड़ गया। उसने दंगल के साथ साथ घोड़े का रेस के ले लिया। उसने क्या किया, दंगल जो है वो हटाकर घोड़े का रेस वो स्थान पर रख दिया। जहाँ लुट्टन एक राज पहलवान था, पहलवानी और दंगल उसने सब बंद करवा दी। और घोड़े का जो किस तरह से है, घुड़सवार का जो काम है वो उसने राज दरबार में एक नया काम, नया जो शौक है वो रख दिया। पहलवान दोनों भावी पहलवानों की दैनिक भोजन व्यवस्था सुनते ही राजकुमार कहा टेरिबल, और नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल। अर्थात जो राजकुमार थे उन्हें बहुत भयानक ये लगता था। वो उन्होंने कहा कि बहुत भोजन ये पहलवान लोग करते हैं, इसलिए इन पे इतना खर्च करना क्या है, बेकार है। पहलवान को साफ जवाब मिला, राज दरबार से उसकी आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। और यहाँ अब लुट्टन पहलवान को राज दरबार से निकाल दिया। उसी दिन से वो ढोल कंधे में लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव लौट आया और वहीं रहने लग गया। गांव में एक छोर में गांव वालों ने एक झोपड़ी बांधी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों, चरवाहों को कुश्ती सिखाता। चरवाहा अर्थात जो गाय चुकाते हैं, उनको कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम स्वयं ढोलक बजाकर वह अपने शिष्यों को, पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखेंगे। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लग गया। अंत में वह अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोल बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के एक दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी से गुजर रहती। अकस्मात गांव में यह ब्रजपात हुआ कि पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजा जैसी महामारियों ने गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव में प्राय सुना था घर खाली पड़ रहे थे। रोज 2-2, 3-3 लाशें उठने लगी, जैसे कि आज की स्थिति है। कोविड के चक्कर में जो भयानक महामारी कोविड आई है, ऐसी उस समय हैजा और मलेरिया भी महामारी में थी, जब इसका कोई इलाज नहीं था। अब क्या होने लग गया, हर दिन रोने की, दिन को कलवर, हाहाकार, हृदय विराग, रुदन सुनने को मिलता था। और शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते, कूकते, करहाते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने अपने पड़ोसियों से आत्मियों को ढांढस देते थे। अर्थात सुबह का समय ऐसा था कि लोग अपने पड़ोसियों को, जिनके घर में मृत्यु हो रही है, उनको ढांढस देते थे, अर्थात उन्हें सांत्वना देते थे, दिलासा देते थे। परंतु रात में वही रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी। अब किस तरह से लोग ढांढस बनाते थे, अरे क्या करेगी रोकर दुल्हन, जो हो गया सब चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो भी है उसको तो देखो। भैया घर का मुर्दा रख के कब तक रोगे, कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि शब्द को लुट्टन को सुनने को मिलता था। किंतु सूर्यास्त होते ही लोग अपनी झोपड़ियों में घुस जाते, चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती थी। पास में दम तोड़ते ही पुत्र के अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माताओं में ही नहीं होती। रात्रि की विभीषिका में सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकारती चुनौती रहती। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता था, किंतु गांव के अर्धमृत औषधियों और उपचार पथ पर विहीन प्राणियों में भी वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। अर्थात क्या था, लोग मर रहे थे, परंतु पहलवान ने गांव को एक उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी ढोल हमेशा बजाता था। और ढोल बजाकर वह लोगों को क्या करता था, उत्साह देता था, प्रोत्साहन देता था। अब आगे क्या है, क्या कह रहे हैं वो, कि किस तरह से उन लोगों को उस ढोल की आवाज़ से शक्ति मिलती थी। और यहाँ तक कि बूढ़े बच्चे जवान शक्तिहीन आँखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य, स्नायुओं भी बिजली दौड़ती जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न ही महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी। पर इसमें संदेह नहीं है कि मरते हुए प्राणियों को भी आँख मूंदने समय कोई तकलीफ नहीं होती। मृत्यु से वे डरते ही नहीं थे।
जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल के चपेट में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों को कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। अब क्या हुआ? महामारी हैजा और मलेरिया ने पहलवान के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, और किस तरह से मरते मरते बच्चों का भी यही शब्द था कि बाबा उठा पटक देने वाला ताल बजाओ। चटाक चढ़ा सारी रात ढोलक पीटता पहलवान, बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा कि दोनों बच्चे जमीन पर निष्पंदन पड़े हैं। दोनों पेड़ के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद रखी थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की। दोनों बहादुर गिर पड़े। अर्थात पहलवान के दोनों बच्चे भी मलेरिया और हैजा जैसी महामारी से मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जंघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों में लादकर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान ने ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। ऐसा बहुत मुश्किल घड़ी में भी लुटन ने हार नहीं मानी। दोनों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी वह साहस कर कर उनका अंतिम संस्कार कराया, और लोगों ने उनको क्या कहा कि कितना बड़ा दिल है, कितनी बड़ा हिम्मत वाला पहलवान है, जिसने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान ने कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिशुओं ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी थी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी ने कहा करते थे कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, और चिता सुलगाने में के समय ढोल बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। तो छात्रों, ये थी पहलवान की ढोलक कहानी। बहुत ही सुंदर कहानी, साथ में ही परिस्थितियों को दर्शाती ये कहानी कि एक महामारी किस तरह से फैलती है और किस तरह से कितना विनाश कर लेती है। आज हम सब लोग पूरे साल, लगभग मैं कहूँ पूरा साल बीत गया, और हम सभी लोग इस महामारी की चपेट में हैं। वही बात यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु जी ने भी कहा है कि जिस समय हमारे देश में महामारी हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियों का कोई इलाज नहीं था, उस समय स्थिति कैसी थी। गाँव में इसकी स्थिति और भी भयानक थी। साथ में ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से हमारे जो भारतीय खेल हैं वो धीरे धीरे, हमारी जो लोक कलाएँ हैं, लोकगीत है, लोक संस्कृति है, वो लुप्त होती जा रही है, और हम सभी को उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। उसके लिए हमें अपनी पहल करनी बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारी लोक संस्कृति जीवित रहे, हमारे पूर्वजों की धरोहर जीवित रहे। आज मैं महसूस करती हूँ कि कुछ सालों से जो हमारे लोकगीत हैं, लोक खेल हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है, परंतु यही तक संभव नहीं है। हमें आगे भी इसके लिए प्रयास करने चाहिए। हमारे देश के जो प्राचीन खेल हैं, कुश्ती, जो दंगल का जो खेल है, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और जितने भी लोग खेल हैं, लोक संस्कृति है, उसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, और यही इस पाठ का उद्देश्य भी है। आशा है छात्रों आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द ढोल की आवाज़ आपके मन को कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। पहलवान को ढोल प्रोत्साहित करता था। उसकी चढ़ चटाक धा इन सारे शब्दों से उसे ये महसूस होता था कि ढोल अपनी भाषा में उसे प्रोत्साहित कर रहा है, और इसीलिए वो दांव पेच लगाता था, क्योंकि उसे ढोल की हर थाप में जो पहलवान कुश्ती के जो शब्द थे वो नज़र आते थे, इसलिए उसे
उसे बहुत सबल मिलता था। दूसरा क्वेश्चन है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुटन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। पहले लुटन बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए, सास ने उसका भरण पोषण किया। अब दूसरे मोड़ में सास ने भरण पोषण किया, लुटन एक प्रसिद्ध पहलवान बन गया। परंतु तीसरे मोड़ में ही सास की मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी भी 2 पुत्रों को छोड़कर चल बसी। चौथा जो मोड़ जीवन में आया कि राजा साहब भी चल बसे, तो राजकुमार ने पहलवानों पर फालतू खर्चा करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए लुटन को भी राज दरबार से निकाल दिया। और अंत में किस तरह से राज दरबार से निकालने के बाद बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से लुटन को जूझना पड़ा, और किस तरह से दोनों पुत्रों के मरने अंतिम समय में दोनों पुत्र भी मर गए। तो ये अलग अलग मोड़ पर अलग अलग परिवर्तन आए। लुटन ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है। तो यह इसलिए कहा क्योंकि ढोल को ही लुटन अपना गुरु मानता था। ढोल की जो थाप है, जो ध्वनि है, जो संगीत उससे उत्पन्न होता है, उसी को वह अपना उत्साहवर्धन मानता था, अपना गुरु मानता था। और किस तरह से वह ढोल की हर थाप को एक पहलवानों की जो शब्दावली को महसूस करता था, और उसी से उसे प्रोत्साहन भी मिलता था। गांव में महामारी फैलने और उनके बेटों के देहांत के बाद लुटन पहलवान ने ढोल क्यों बजाता रहा? क्योंकि लुटन को ऐसा लगता था कि ये ढोल एक संजीवनी का काम करेगा। ढोल से उसे सबल मिलता था, ढोल से प्रोत्साहन मिलता था, जो सकारात्मक सोच थी वो ढोल से मिलता था। इसलिए पूरे गांव को, स्वयं को नहीं, पूरे गांव को भी सकारात्मक सोच इससे मिल रही थी। नेक्स्ट है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त में क्या दृश्य हो गया था। सूर्योदय होते हुए ही लोग एक दूसरे पड़ोसियों को सहारा देते थे, सांत्वना देते थे, सलाह देते थे कि नहीं, रोना नहीं है, ये अपने पड़ोसियों को सांत्वना देते थे। परंतु संध्या के समय होते ही लोगों के घरों से रोने की आवाज़ आ जाती थी, क्योंकि किसी न किसी की मृत्यु हो जाती थी। तो इस तरह का परिवर्तन था। कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। अब ऐसी स्थिति क्यों नहीं है? क्योंकि दिन प्रतिदिन हम अंग्रेजी, जो बाहर विदेशी खेलों को अपनाने लग गए हैं, हमने अपनी लोक संस्कृति को भूलने लगे, इसलिए ऐसी स्थिति अब नहीं है। इसकी जगह अब किन किन खेलों ने ले लिया? अब तो देश में अब जो हॉकी है वो हमारा राष्ट्रीय खेल है, परंतु क्रिकेट को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए लोक खेलों की जगह अब जो विदेशी खेल हैं उन्होंने भी जगह ले ली है। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए? कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन की ज़रूरत है। साथ में ही हमें लोगों को उत्साह और भावी पीढ़ी को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए, खेल का महत्व बनाना चाहिए, और इसे भी हमारे जो राष्ट्रीय खेल हैं उनको महत्व दिया जाना चाहिए। छात्रों, ये पार्ट थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, एज नोट्स में मैं आपको भेजूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप स्वयं से करेंगे, ठीक है। और पार्ट के आसपास भी है, पार्ट में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। आप ऐसी किस अन्य आपात स्थिति की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे। तो छात्रों, ये कल्पना तो क्या करना है, कोविड-19 जो आज की महामारी है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, क्योंकि आज की बहुत भयानक स्थिति से जो हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, उस विषय में हम कैसे सामना कर रहे हैं, कैसी परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं, ये आप सभी को लिखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। कला से जीवन के संबंधों को ध्यान में रखते हुए चर्चा करें। तो ये आप स्वयं करना है। चर्चा करें, कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था और मोहताज नहीं है। ये सभी आपको डिस्कस स्वयं से करने हैं, स्वयं से समझने हैं, और जब कक्षा खुलेंगी तब हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। आशा है कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक पहलवान, लुटन पहलवान पर पूरी कहानी थी,
बहुत सुंदर कहानी है और आज को भी ये कहानी दर्शाती है। आज हम महामारी से कैसे जूझ रहे हैं उस चीज़ को भी ये दर्शाती है। सो आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही अगले पार्ट में फिर से हम मिलेंगे। धन्यवाद।